तो थॉर लव एंड थंडर के आने के बाद हम सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस थे। कोई इस मूवी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था, कोई इस मूवी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अफसोस के अंदर नजर आया। और एक बात जिसके ऊपर हम सारे के सारे लोग एग्री करेंगे वो ये है कि इसके अंदर बेसिकली गॉर की स्टोरी को उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया जितने अच्छे तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस मूवी के अंदर ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत थी। ऐसे छोटे मोटे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस छुपाए गए थे जो कि इस मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रही हैं। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ थॉर 4 यानी कि थॉर लव एंड थंडर का टोटल ब्रेकडाउन। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपने मिस करी हैं, जो चीज़ें हमारे लिए फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उस सबको मैं आपको पिन पॉइंट करके बताऊंगा कि वो क्या मायने रखती हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होने वाली है और अगर आपने अभी तक थॉर लव एंड थंडर नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम इस पूरी की पूरी मूवी का ब्रेकडाउन करेंगे, उसके ऊपर एक अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा स्पॉइलर और रिव्यू भी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इस पूरी की पूरी मूवी को, जैसा कि हम जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर ये थॉर की फ्रेंचाइज के अंदर आने वाली चौथी मूवी थी। अब ये एमसीयू की पहली ऐसी सोलो मूवी बन चुकी है जिसका चौथा पार्ट हमारे पास आया है, वरना इससे पहले कोई भी सुपर हीरो को चौथी सोलो मूवी नहीं दी गई थी। तो अपने अंदर ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की बात है। और अगर आपने इस मूवी की एंडिंग को देखा है तो आप इस बात को जानते हैं कि थॉर दोबारा रिटर्न करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं बल्कि शायद अगली यानी 5वीं मूवी की भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अगर हम इसके टाइटल लव एंड थंडर के ऊपर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टाइटल है, जितना मैंने सोचा नहीं था। ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से थॉर रैग्नारॉक का टाइटल रैग्नारॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और स्टोरी की तरफ हमें हिंट दे रहा था, उसी तरह लव एंड थंडर का जो टाइटल है वो थॉर की आगे फ्यूचर की तरफ उसको हिंट दे रहा है। क्योंकि हम सब ये समझ के बैठे हुए थे कि इसके अंदर क्योंकि जेन फोस्टर मौजूद है तो इसलिए इसको टाइटल जो है लव एंड थंडर दिया गया है। लेकिन दरअसल ये लव एंड थंडर टाइटल उसके लिए नहीं बल्कि गॉर की बेटी लव के लिए दिया गया है, जिसका हमें नाम इस मूवी के अंदर लव बताया गया है और थंडर हमारा गॉड ऑफ थंडर ही है। तो देखा जाए तो ये मूवी कभी भी जेन फोस्टर और थॉर की नहीं बल्कि थॉर और लव के बारे में थी और यही इस पूरी की पूरी मूवी का टाइटल जो इस मूवी को कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है। और सच कहूँ तो इसकी पूरी की पूरी एंडिंग जो थी वही मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट था इस मूवी का, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डिटेल में बात कर चुका हूँ, तो आप उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि इस मूवी के अंदर माइटी थॉर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया और साथ साथ गॉर द गॉड बुचर के कैरेक्टर को। अगर आपने इस बात को नोट किया होगा तो किस तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल चल रहे थे, जहां पे हमने देखा कि गॉर बेसिकली अपना सब कुछ खोने के बाद अपने गॉड्स के पास आता है तो तब भी उसको निराशा के अलावा कुछ और नहीं मिलता, तो तब जाके उसके हाथ में नेक्रोसॉर्ड आती है जिसके जरिए वो एक पावरफुल बीइंग बन जाता है। इसी तरह जेन फोस्टर जो है वो कैंसर के दरमियान फंस चुकी होती है और उसका इलाज ढूंढने के लिए वो साइंस को मुकम्मल तौर पे छांट लेती है, लेकिन उसको तब कुछ नहीं मिलता तो म्योनियर उसके पास आता है। और इसी तरह म्योनियर जो है वो बेसिकली लेडी जेन फोस्टर के कीमोथेरेपी को ख़राब करके उसको मार रहा था। इसी तरह गॉर द गॉड बुचर की नेक्रोसॉर्ड भी जितना ज़्यादा वो उसको इस्तेमाल कर रहा था वो उसको उतना ही ज़्यादा पागल कर रही थी और मौत के करीब लेके जा रही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों के दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी और पैरेलल के अंदर है, बस फर्क इतना है कि माइटी थॉर ने अच्छाई का रास्ता चुना और गॉर ने बुराई का रास्ता। इसी के अलावा अगर हम अपने लव के कैरेक्टर के ऊपर बात करें जिसने गॉर द गॉड बुचर की बेटी का रोल प्ले किया है, तो मैं बताऊं कि अगर रियल लाइफ में बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस हेम्सवॉर्थ की असली यानी कि रियल लाइफ बेटी, जिनका नाम इंडिया हेम्सवॉर्थ है। और आप इस बात को कह सकते हैं कि क्रिस हेम्सवॉर्थ ने अपनी बेटी का नाम इंडिया हेम्सवॉर्थ जो है वो इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनसे इंडिया से बहुत ज्यादा लगाव है तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा था। सिर्फ क्रिस हेम्सवॉर्थ नहीं बल्कि यहाँ पे नेटली पोर्टमैन और उसके साथ साथ क्रिश्चियन बेल के जो बच्चे थे उनके भी कैमियोज थे इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने लव एंड थंडर की ओपनिंग सीन की तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी जो ओपनिंग सीन था वो मेरे हिसाब से इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, जहाँ पे हमने गॉर के ओरिजिन को बिल्कुल वैसा ही देखा जिस तरह हम उसको कॉमिक्स में देखते हुए आए हैं। बस फर्क इतना था कि जहाँ पे गॉर द गॉड बुचर को ये तलवार नेक्रोसॉर्ड 2 गॉड्स के लड़ने की वजह से मिलती है, यहाँ पे उस स्टोरी को चेंज कर दिया गया। अब मैं सच कहूँ तो मुझे ये वाला ओरिजिन ज़्यादा पसंद आया, जहाँ पे उन्होंने नल को बिना इंट्रोड्यूस करवाए एक नेक्रोसॉर्ड को इंट्रोड्यूस करवा दिया और साथ साथ ये दिखाया कि किस तरीके से उनके गॉड्स तो जिंदा हैं लेकिन उनको अपने लोगों की ज़रा भी परवाह नहीं है। तो ये चीज़ गॉर के कैरेक्टर को और ज़्यादा ईविल बना देती है कि उसके गॉड्स उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और अगर हम कॉमिक्स में इसी ओरिजिन की बात करें तो कॉमिक्स में हमने देखा था कि इसी तरह 2 गॉड्स बेसिकली लड़ते हुए इस प्लेनेट के ऊपर आके गिरते हैं, जिसमें से एक के पास नेक्रोसॉर्ड होती है और वो कोई और नहीं बल्कि नल होता है। और नल मार्वल कॉमिक्स में आने वाला एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन आप मान सकते हैं, जिसका सारा का सारा कनेक्शन जाके सिम्बियोट्स, वेनम और इसकी दूसरी चीज़ों से जुड़ता है। तो शायद अभी नहीं लेकिन कल परसों जब स्पाइडरमैन के जरिए वेनम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो उसके बाद शायद नल को एज अ मेन विलन भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। तो अगर इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्रोसॉर्ड की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस पूरी की पूरी नेक्रोसॉर्ड से हैं, क्योंकि अगर आपने व्हाट इफ को देखा होगा तो हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे हेला की सॉर्ड को नेक्रोसॉर्ड बताया गया था और हमने देखा कि यहाँ पे इसका लुक पूरा का पूरा एक बहुत ही ज़्यादा चेंज लुक था
ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा सिंपल नज़र आ रही थी, जबकि कॉमिक्स में ये एक तरह का ऐसा वेपन होता है जो कि कोई भी वेपन के रूप में ढल सकता है, सिर्फ स्वॉर्ड के नहीं। और हमने साथ में ये भी देखा कि किस तरीके से इस तलवार के अंदर से अपनी कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं जो कि गौर को गाइड कर रही होती है, उससे ये सारे के सारे काम करवा रही होती हैं। तो क्या ये सारी की सारी आवाज़ें नेक्रो स्वॉर्ड की थी या फिर उस बीइंग की थी जिसको ये स्वॉर्ड बिलोंग करती है, जिसका मतलब ऑब्वियसली नल हो सकता है। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे गौर के उन शैडो बीस्ट के ऊपर बात करें जो कि हमें कॉमिक्स में भी नजर आए हैं, लेकिन ये बात देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से यहाँ पे नेक्रो स्वॉर्ड के जरिए वो उन शैडोज से इन बीस्ट को कॉन्ज्योर कर रहा था, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई जो कि हमने कॉमिक्स में बिल्कुल भी नहीं देखी थी। कॉमिक्स की तरह ये सारे के सारे बीस्ट हमें माइंडलेस नजर आते हैं, लेकिन ये गौर का ही हिस्सा होते हैं जो कि गौर अपनी उस तलवार की मदद से बनाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल कॉमिक से ली गई थी, जहाँ पे कुछ कुछ बीस्ट के जो शेप थे, जो उनकी शक्लें थी, वो बिल्कुल कॉमिक वाले बीस्ट से मिलती जुलती हमें नजर आई थी। अगर हम इस पूरी की पूरी गौर द गॉड बुचर वाली स्टोरी के कॉमिक वाले प्लॉट के ऊपर बात करें तो हम जानते हैं कि वहाँ पे गौर एक गॉड बॉम्ब बनाता है, एक गॉड ऑफ द बॉम्ब की मदद से, जिसके जरिए वो उस बॉम्ब को अगर डेटोनेट कर देगा तो टाइम एंड स्पेस के अंदर जितने भी गॉड थे उन सबको मिटा दिया जाएगा सिर्फ एक ही झटके के अंदर। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने अपने यहाँ पे दूसरे तरीके से करने के बारे में सोचा जो कि इटर्निटी थी। अब इटर्निटी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है और उसके बारे में मैं अपनी एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो के अंदर बहुत लंबे चौड़े में बात कर चुका हूँ। तो खैर इन शॉर्ट इतना है कि यहाँ पे बेसिकली गॉड बॉम्ब वाली स्टोरी के अंदर जो गॉड बॉम्ब होता है उसको उन्होंने इटर्निटी से रिप्लेस करके एक ही झटके में वही काम करने का फैसला किया था। रही बात इस पूरे के पूरे काम को करने की, तो गौर द गॉड बुचर कॉमिक्स के अंदर पिछले 3-4 हज़ारों से ये काम करता हुआ आ रहा होता है, तो तब जाके वो इस बॉम्ब को बनाता है। जबकि अगर हम यहाँ पे एमसीयू की बात करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गौर ने इन सारे के सारे कामों को सिर्फ कुछ ही महीने पहले करना शुरू करा था और उसकी कहानी एंड हो गई है। फिर इसके बाद हमारे पास गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ एक डिस्ट्रेस कॉल वाला सिग्नल आता है, जहाँ पे सारे के सारे गॉड्स को मारा जा रहा होता है। अभी सच कहूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त तरह की फुटेज जो हमें दिखाई गई है, इसके अंदर हमने वो सारे के सारे कॉमिक्स से पैनल्स को देखा जो कि स्टोरी लाइन का हिस्सा थे कॉमिक्स के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे हमें एक भी गॉड को लिटरली मारते हुए नहीं दिखाया गया। गौर द गॉड बुचर इस मूवी का मेन विलन है और उसको गॉड को बुचर करते हुए नहीं दिखाया गया, तो सच में इस बात को तो मानना पड़ेगा कि टाइका वाइटिटी और मार्वल स्टूडियोज के लिए ये एक हमारे लिए सच में बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का काम किया है। इसी के अलावा कॉर्क जब यहाँ पे थॉर की स्टोरी में सुना रहा होता है तो हम यहाँ पे क्लासिक थॉर कॉस्ट्यूम को भी देख सकते हैं, जब उसके अलग अलग हमें रूप देख रहे होते हैं, जहाँ पे हमें एक छोटा बच्चे वाला थॉर भी नजर आता है, जवानी वाला भी और बुढ़ापे वाला भी। इसी के बाद हम देखें अगर यहाँ पे थॉर के कॉस्ट्यूम्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हमें जो थॉर का कॉस्ट्यूम नजर आता है वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट गॉड द गॉड बुचर वाली स्टोरी लाइन से लिया गया था जो कि वाइकिंग की तरह था। इसके बाद अगर हम दूसरे कॉस्ट्यूम की बात करें जो कि गोल्डन और येलो और ब्लू कलर का था, तो वो वाला कॉस्ट्यूम बेसिकली र्यून किंग थॉर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था और उसका हेलमेट भी कुछ वैसा ही नज़र आ रहा था। इसी के अलावा अगर हम इसके सबसे पहले कॉस्ट्यूम की बात करें जो कि रिवेंजर्स वाला कॉस्ट्यूम था, तो वो दरअसल कॉमिक से एरिक मास्टरसन वाला जो थॉर था उसको मिमिक करने की, उसको जैसे बनने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। इसी के अलावा अगर हम यहाँ पे रेफरेंसेस की बात करें तो हमें यहाँ पे वॉरियर 3 का रेफरेंस को भी देखने को मिला, जब कॉर्क यहाँ पे पूरी की पूरी रैग्नारॉक की कहानी सुना रहा होता है। और सच कहूँ तो यार वॉरियर्स 3 को उन्होंने ऐसे साइड वगैरह जैसे वो कभी एमसीयू का हिस्सा ही नहीं थे, यहाँ तक कि कॉर्क उनके पूरे पूरे नाम भी नहीं लेता और बस कहता कि ये आदमी वो आदमी और उसके बाद ये वाला आदमी भी। तो मतलब वॉरियर्स 3 की सही वाली बेइज्जती की गई है रैग्नारॉक के अंदर भी और अब इस मूवी के अंदर भी। फिर इसी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से लेडी सिफ का जो हमें लुक दिखाया गया वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट लुक था, जहाँ पे उसका हेलमेट, उसका रेड कलर का कॉस्ट्यूम वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये टाइका वाइटिटी की काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इस मूवी के अंदर जितने भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट नजर आ रहे थे। इसी के बाद हमें इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर एक लव ट्रायंगल नजर आता है थॉर, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर के बीच। अब सच कहूँ तो जब मैंने पहले ये सुने थे रूमर्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रहा था, लेकिन ऑन स्क्रीन इस पूरे के पूरे रिलेशन को देखना मुझे इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लगा। मतलब हम इस बात को जानते हैं कि म्योनियर स्टॉर्म ब्रेकर वो थॉर से बातें कर सकते हैं, थॉर उनको सुन सकता है, उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, तो ये बात तो बनती ही है कि अगर जब थॉर अपने पुराने एक्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो नई वाली बच्ची को थोड़ी सी जलन तो होगी ही ना। इसी के बाद यहाँ पे हमारे पास एक और कैरेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम लोग बातें कर रहे हैं, वो एस्ट्रिड का है जो कि कोई और नहीं बल्कि हेमडाल का बेटा है। अब ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेमडाल के जाने के बाद अब उसका बेटा उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो चुका है। उसके पास भी हमने देखा कि सेम तकरीबन वैसे ही पावर्स है जिस तरह हेमडाल के पास हुआ करती थी। तो हो सकता है कि अब इस न्यू एसगार्ड के ऊपर फ्यूचर के अंदर हेमडाल की जगह उसके बेटे एस्ट्रिड को दे दी जाए और वो जो है बायफ्रॉस्ट या फिर इस पूरे के पूरे न्यू एसगार्ड का रखवाला बन जाएगा जो कि हर चीज़ के ऊपर अपनी नज़र को रख रहा होगा। फिर इसी के बाद अगर हम डॉक्टर जेन फोस्टर की बात करें तो उनके पूरे के पूरे कैंसर वाले आर्क को ठीक उसी तरीके से चलाया गया जिस तरीके से कॉमिक्स के अंदर वो मौजूद था। कॉमिक्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब वो इस हैमर को उठाना शुरू करती हैं तो उनके जिस्म के अंदर जो कीमोथेरेपी का कीमो होता है वो बर्न आउट हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है और इस तरह जब वो हैमर को उठाती रहती है वो तब मौत के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच जाती हैं।
और जिस तरीके से उनकी मौत हुई है कॉमिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हैमर को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती हैं। और जिस तरह इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमने उनको वैल्हैला के अंदर जाते हुए देखा, कॉमिक्स में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो वैल्हैला के अंदर नहीं जाती बल्कि ओडिन उनको वहीं से रिजरेक्ट करके एक वैल्करी की जॉब दे देते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर भी लेडी जेन फोस्टर जो है वो हमें इसी तरह से रिटर्न करते हुए दिखे, जहाँ पे वो माइटी थॉर का तो नहीं लेकिन वैल्करी का रोल जरूर प्ले कर सकती हैं। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे कैमियोज की बात करें तो हमें यहाँ पे डार्सी और एरिक सेल्विक का कैमियो नजर आया है। अब डार्सी को इससे पहले हम जो है वांडा विजन के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल भी देख चुके हैं। इसी के अलावा अगर डॉक्टर सेल्विक की बात की जाए तो डॉक्टर एरिक सेल्विक को हमने लास्ट टाइम मिस मार्वल के एपिसोड के अंदर उनका मेंशन सुना था, जब वहाँ पे ब्रूनो जो है उस पूरी की पूरी वर्म होल की थ्योरीज वगैरह के ऊपर काम करने में लगा हुआ था। इसी के बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद कि आखिरकार म्योनियर वापसी कैसे जुड़ गया और ये लेडी थॉर जो है कैसे बनी। तो इसके हमें बहुत अच्छे तरीके से कॉग ने एक्सप्लेन करा कि जब थॉर और यहाँ पे जेन फोस्टर रिलेशन के अंदर मौजूद थे तो थॉर ने बेसिकली कैजुअली म्योनियर से ऐसा कहा था कि वो हमेशा कुछ भी हो जाए प्रॉमिस करे इस बात का कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। और जिस तरह ओडिन ने जब सबसे पहली बार उसके ऊपर इंचेंटमेंट डाली थी तो उसके ऊपर एक सिंबल नजर आया था जो कि उसके अंदर हमेशा के लिए सेव हो गया था कि उसको वर्दी के अलावा कोई नहीं उठा सकता। इसी तरह ये एक तरह की इंचेंटमेंट थी जो कि थॉर ने म्योनियर को दी थी। और जैसा कि उसने डिटेक्ट करा कि यहाँ पे जेन फोस्टर जो है वो बेसिकली मरने के बहुत ज़्यादा करीब है और वो उसको बचा सकता है, तो इसलिए म्योनियर ने उसको अपनी तरफ बुलाया और उसके लिए दोबारा से रीअसेंबल हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिरकार वो थॉर के लिए रीअसेंबल क्यों नहीं हुआ। तो उसका साफ सा जवाब ये है कि थॉर ने कभी उसको रीअसेंबल करने की कोशिश ही नहीं करी, बल्कि उसने सीधा सीधा जाके अपना नया हैमर स्टॉर्म ब्रेकर को बनवा लिया था। और हमने देखा कि किस तरीके से थॉर जब उस हैमर को उठाता है तो वो अभी भी उसको लिफ्ट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि थॉर अभी भी जो है उस हैमर के वर्दी है। और इन दी एंड हमने देखा कि थॉर उसी हैमर को अपना मेन हैमर की तरह इस्तेमाल भी कर रहा है। इसी तरह हमने न्यू एसगार्ड के ऊपर अपने उसी प्ले को देखा जो कि हमने थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखा था, जहाँ पे मेट डेमन लोकी का रोल प्ले कर रहे थे, लियम हेम्सवर्थ थॉर का और सैम नील ओडिन का कर रहे थे। लेकिन इस बार हमने बेसिकली लव एंड थंडर के अंदर रैग्नारॉक वाली इस कहानी को देखा जब ओडिन की मौत होती है और हेला हमारे सामने आती है। और सच कहूँ तो मुझे ये पैरोडीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है जो उनका लो बजट वाला स्टाइल है उसको देख के। इसी के अलावा इस मूवी के अंदर जो हमारे पास नया एडिशन था वो टूथ ग्राइंडर और टूथ गनेशर का था, जो कि दरअसल वो ज़बरदस्त किस्म के गोड्स हैं जो कि थॉर को तोहफे में दिए जाते हैं, जबकि वो तोहफे से ज़्यादा शराब ज़्यादा लग रहा था। लेकिन सच कहूँ तो इस पूरे के पूरे मूवी के अंदर उनकी जो आवाज़ दी गई थी वो इतनी ज़्यादा अनोइंग थी कि मुझे वो बहुत अच्छी लगने लग गई। और इस मूवी को देखने के बाद भी मेरे दिमाग में सिर्फ उन बकरों की आवाज़ें गूंज रही थी। और मज़ेदार बात यह है कि टाइका वाइटिटी ने बताया है कि ये दोनों के दोनों गोड्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ हमें अपीयरेंस में नजर आ सकते हैं। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो इस मूवी के बारे में बताया गया कि ये मूवी ओरिजिनली 4 घंटे की थी, जिसके अंदर गॉर के काफ़ी ज़्यादा सीन्स थे, अलग अलग प्लैनेट्स और अलग अलग गॉड्स के ऊपर गौर गया था और उन सारे के सारे गॉड्स को बहुत बेरहमी से मारा गया था। लेकिन क्योंकि डिज्नी जो है वो 18+ चीज़ें नहीं दिखा सकता है, वो सारा के सारे ब्लड और गोर नहीं दिखा सकता है, तो उन्होंने सारी की सारी फुटेजेस को काटने का फैसला करा, जिसके अंदर बताया ऐसा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर और A3 का जो कैरेक्टर था ड्रॉफ, उसको भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया और उनके भी सीन्स को शूट किया गया था। और बताया ऐसा जा रहा था कि गौर ने उन दोनों को ही जाके जान से मार दिया था। तो सच कहूँ तो ये सारे के सारे गौर के सीन जो कट करे हैं, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा गुनाह किया है और गौर के कैरेक्टर के साथ रेड मारी और कुछ भी नहीं किया। इसी के अलावा जो वैल्करी का हॉर्स है उसको भी हमने पूरी की पूरी मूवी में काफी बार देखा और सबसे पहली बार उसको हमने एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल के अंदर देखा था। और आपने ये बात नोट की होगी कि किस तरीके से वैल्करी और बाद में जब माइटी थॉर का इस्तेमाल करती है तो एक पोर्टल खोल के उस घोड़े को लेकर आती है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब उनके पास स्टॉर्म ब्रेकर मौजूद नहीं है, स्पेस स्टोन मौजूद नहीं है, तो वो टेलीपोर्ट कैसे हो रहा है। तो दरअसल वो जो घोड़ा है जिसका नाम एरागॉन है, उसके पास अपनी ही ये पावर कि वो एक जबरदस्त तरीके के पोर्टल्स को खोल सकता है और कहीं पे भी ट्रैवल करके जा सकता है। और इसी तरह से देखा जाए तो एसगार्ड के अंदर जो है माइटी थॉर उस घोड़े के ऊपर बैठकर इसीलिए आई थी उस बैटल के अंदर क्योंकि वो जो है टेलीपोर्ट करके सीधा थॉर के पास आ सकता था। यहीं पे अगर हम बात करें उस पूरी की पूरी सिटी की जहाँ पे सारे के सारे गॉड्स मौजूद होते हैं तो उसको नाम दिया गया ओमनीपोटेंट सिटी। अब अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो गॉड द गॉड बिचर वाली स्टोरी लाइन के अंदर हमारे पास ओमनीपोटेंट सिटी मौजूद होती है, जो कि दरअसल एक तरह की गॉड्स की लाइब्रेरी हो जहाँ पे सारे के सारे गॉड्स एक दूसरे से आगे मिलते हैं, गॉड्स एक दूसरे से आगे शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ दावतें करते हैं। तो मतलब वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे सिर्फ गॉड जा सकते हैं। और हमें मूवी के अंदर भी ऐसा ही दिखाया गया है कि ये जगह वो है जहाँ पे सिर्फ गॉड्स ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आयरन मैन या कोई अवेंजर वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा तो उसको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जगह सिर्फ गॉड्स के लिए बनाई गई है और सिर्फ गॉड्स ही यहाँ पे आ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ओमनीपोटेंट सिटी का जिक्र होता है तो थॉर वहाँ पे कुछ जबरदस्त और मशहूर गॉड्स का जिक्र करता है, जिसके अंदर वो रा का जिक्र करता है जो कि इजिप्शियन गॉड्स यानी कि सारे के सारे जिसमें कॉन्शू शामिल है, एमेथ वगैरह शामिल है, उन सब का गॉड ऑफ द गॉड्स यानी कि किंग माना जाता है। इसके अलावा वो हरकुलिस का जिक्र करता है जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ रेफरेंस दे रहा था। इसके अलावा वो कुछ और मशहूर और एस्टेक गॉड्स का जिक्र करता है। एस्टेक गॉड्स की अगर बात की जाए तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग एमसीयू के अंदर नेमोर के ओरिजिन को चेंज करने वाले हैं
और उसको ग्रीक गॉड से हटा के एस्टेक गॉड के साथ मिलाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नेमोर का हमारे पास एक फर्स्ट लुक आया है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसी के अलावा अगर बात की जाए इस पूरी के पूरे गॉड काउंसिल की, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गॉड्स मौजूद होते हैं। लिटरली मैं उन सबके ऊपर गौर भी नहीं कर पाया जब तक इसका हमारे पास एक HD प्रिंट ना आ जाए, तो उसको देखने के बाद मैं ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम एक क्रोनियन गॉड को देखते हैं जो कि दरअसल कॉर के रेस से बिलोंग करता है। और अगर आपने नोट किया हो तो वो एक कुर्सी के ऊपर, थ्रोन के ऊपर बैठा होता है जो कि गेम ऑफ थ्रोन से मिलता जुलता था, लेकिन उसके ऊपर सीजर्स बनी हुई होती हैं। तो टाइका वाइटिटी का ये छोटा सा जोक था, क्योंकि वो गॉड रॉक का बना हुआ है तो उसके पीछे सीजर्स थी, मतलब रॉक पेपर सीजर वाला मजाक उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। इसी के अलावा इस पूरी की पूरी जगह के हमने देखा अंदर कि किस तरीके से कुछ सेलेस्टियल्स यहाँ पे कैजुअली घूम रहे होते हैं, क्योंकि सिटी इतनी ज़्यादा ओमनीपोटेंट है, इतनी ज़्यादा बड़ी सिटी है जहाँ पे गॉड्स और ऐसे हायर बीइंग्स उनका आना जाना नॉर्मल सी बात है। फिर अगर हम इस पूरी की पूरी सिटी की हाईलाइट की बात करें तो वो ज़्यूस है। ज़्यूस यहाँ पे सारे के सारे गॉड्स का सबसे ज़्यादा बड़ा और ओल्डेस्ट गॉड माना जा रहा है, जिसके सारे के सारे गॉड्स के पैंथियन सुनते हैं, सारे के सारे लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और जो ज़्यूस कह दे वही उनका कानून बन जाता है। और साथ साथ हमने इस बात को भी जाना कि किस तरीके से थॉर जो है वो ज़्यूस का एक बहुत बड़ा फैन बॉय है, और वो ये बताता है कि किस तरीके से उनकी पावर्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। अब यहाँ पे ज़्यूस के कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिया किस्म का और एकदम पागल दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल अय्याशी में लगा हुआ है। वो बिल्कुल क्रूर हो चुका है, उसको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि गॉड्स मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो बस अपने आप का ध्यान रखना चाहता है और अपने लोगों का। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये कैसा ज़्यूस दिखा दिया है। DC के अंदर जो ज़्यूस दिखाया था उसका तो अलग ही भरम था, वो एक फाइटर था, एक वॉरियर था, ये तो बिल्कुल अजीब ही है। लेकिन सच कहूँ तो जिन्होंने भी मिथोलॉजी को पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि ज़्यूस का कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हमें लव एंड थंडर के अंदर दिखाया गया है। और मुझे तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया, क्योंकि इसका जो एंड क्रेडिट सीन था उसके अंदर हमने ज़्यूस का गुस्से वाला रूप भी देखा, जो कि मुझे बता रहा है कि ये ज़्यूस हमेशा सिर्फ हंसी मजाक में नहीं रहेगा। अगर ये एक बार सीरियस हो गया तो इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा कि इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो कि आई एम श्योर कि हम फ्यूचर में थॉर के साथ उसको लड़ता हुआ जरूर देखेंगे। इसी के बाद ज़्यूस के थंडरबोल्ट की बात की जाए तो हम इस बात को जानते हैं कि ये थंडरबोल्ट अब थॉर के पास आ चुका है। अब एंड में उस थंडरबोल्ट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हम ऐसे अस्यूम कर सकते हैं कि वो या तो थॉर के पास होगा या फिर न्यू एसगार्ड के ऊपर वैल्किरी की निगरानी के अंदर हो सकता है। और ये बात मानने वाली है कि ज़्यूस का थंडरबोल्ट एक सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है, जिसका फ्यूचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जरूर होगा। इसी के अलावा अगर हम मूवी के एंडिंग की तरफ जाए तो हमने देखा कि किस तरीके से थॉर यहाँ पे एसगार्डियन बच्चों को अपनी एसगार्डियन यानी कि थॉर की शक्तियाँ देता है ज़्यूस की थंडरबोल्ट की मदद से, जो कि कुछ देर के लिए टेम्परेरी होती हैं। और हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चों के अंदर थॉर जैसी पावर्स आ जाती हैं। तो बात की जाए तो कॉमिक्स के अंदर ऐसा तो नहीं सेम, लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ जरूर होता है, जहाँ पे थॉर कॉर्प नाम की एक टीम होती है जो कि सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे होती है, जहाँ पे सारे के सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के थॉर एक साथ मिलके एक कोर के अंदर काम करते हैं और वो एज ए पुलिस फोर्स काम कर रहे होते हैं बैटल वर्ल्ड की दुनिया के अंदर। इसी के बाद हमने मूवी के एंड की तरफ ये भी देखा कि किस तरीके से नेक्रोसॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि नेक्रोसॉर्ड डिस्ट्रॉय हुई होगी, बल्कि उसका रिटर्न जरूर होगा कि किसी न किसी और फॉर्म के अंदर। इसी के साथ जो इसकी हमने एक और एंडिंग के अंदर बड़ी चीज़ देखी वो ये देखी कि किस तरीके से गॉर के कैरेक्टर को थॉर जो है वो कन्विंस करके एक अच्छा आदमी बना देता है, जो कि कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और गॉर हमेशा मरने तक भी जो है वो एक विलन ही रहता है, और मेरी नज़र में इसको ऐसा ही रखना चाहिए था। लेकिन ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो इस मूवी के अंदर ऐसे काफ़ी छोटे मोटे ईस्टर एग्स है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और अभी जब हमारे पास इसका और ज़्यादा क्लियर और HD प्रिंट आएगा तो उसके बाद हमें और भी ऐसी छोटी मोटी डिटेल्स देखने को मिलेगी जो कि इस पूरी की पूरी मूवी को काफ़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगी। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछेगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं ज़बरदस्त तरीके की अपडेट्स और न्यूज़ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।